फ्रेंड्स, कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स का ये दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है व्यक्तित्व के आयाम। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या कुछ कहा है हमारे ऑथर ने। वर्तमान समाज में पर्सनालिटी शब्द बहुत ही प्रचलित हो चुका है। यह आज के युवा वर्ग का ना सिर्फ प्रिय शब्द बन चुका है, बल्कि प्रत्येक युवक के लिए अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना अनिवार्य भी हो गया है। यही कारण है कि प्रत्येक युवक चाहता है कि उसकी पर्सनालिटी ना केवल अच्छी व आकर्षक बने, बल्कि दिखे भी। वैसे भी अच्छे व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का होना आज की युवा पीढ़ी की ना सिर्फ ज़रूरत है, बल्कि उसके लिए अति आवश्यक भी है। पर्सनालिटी शब्द का अर्थ ज़्यादातर लोग व्यक्तित्व के बाहरी रूपों को ही समझते हैं, यानी कि व्यक्ति की वेशभूषा, शारीरिक गठन, वो बाहरी सौंदर्य आदि। शायद यही कारण है कि आजकल हर गली मोहल्ले में ब्यूटी पार्लर और जिम खुल रहे हैं। यहाँ पर न केवल युवा बल्कि अधेड़ उम्र के लोग भी जाकर अपने बाहरी सौंदर्य को निखारना चाहते हैं और इसके लिए वो न जाने कितने पैसे भी खर्च कर रहे हैं। फल फूल रही इस प्रवृत्ति पर यदि हम गौर करें तो पाएंगे कि व्यक्ति का यह बाहरी रूप उसके व्यक्तित्व का अंश मात्र ही है। आप अपना संपूर्ण व्यक्तित्व तभी निखार पाने में सक्षम होते हैं जब आप अपने सभी आंतरिक गुण, क्षमता और बाहरी पक्षों को स्वच्छ करते हैं। इससे न सिर्फ आपके व्यक्तित्व में निखार आता है, बल्कि आप अपने सभी पक्षों का संतुलित विकास करने में भी सक्षम हो जाते हैं। यदि हम अपने संपूर्ण व्यक्तित्व की बात करें तो पाएंगे कि हमारा मुख्यतः 6 बिंदुओं पर आधारित है व्यक्तित्व। किसी भी एक बिंदु की अनुपस्थिति या कमी से हमारा जीवन चक्र ठीक से नहीं चल सकता। इसलिए अति आवश्यक है कि हम अपने व्यक्तित्व से जुड़े सभी आधार बिंदुओं को संतुलित रखें, जिससे हमारा जीवन चक्र संतुलित व सुव्यवस्थित रूप से चलता रहे। व्यक्तित्व के यह 6 आधार बिंदु इस प्रकार से है: शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक। आइए अब इन आधार बिंदुओं पर जरा विस्तार से चर्चा कर लें। तो फ्रेंड्स, पहला आधार बिंदु लिखा हुआ है शारीरिक। और शारीरिक आधार बिंदु क्या होती है, अब यह हम लोग जानेंगे ऑथर के शब्दों में। शरीर आपके व्यक्तित्व की एक इकाई मात्र है, ना कि संपूर्ण व्यक्तित्व। व्यक्तित्व मुख्यतः 6 आयामों से मिलकर बना है, जो अभी हम लोगों ने ऊपर सुना है फ्रेंड्स, और उन सब का समानुपात संतुलन ही मायने रखता है। इसके विपरीत आज के ज़्यादातर युवकों को अगर हम देखें तो पाएंगे कि उनका मुख्य ध्यान शारीरिक गठन व बाहरी दिखावे पर ही अधिक केंद्रित रहता है। फ्रेंड्स, हम में से ज़्यादातर लोग व्यक्तित्व का अर्थ बाहरी दिखावों को ही मानकर बैठे हुए हैं, जबकि यह सच नहीं है। ऑथर आगे कहते हैं कि इसमें दो राय नहीं कि पहली नज़र में हमारा बाहरी रूप ही आकर्षण का केंद्र बनता है। इसलिए शारीरिक विकास के लिए लोग खेल कूद, व्यायाम, योगासन और एरोबिक्स आदि को अपनाते हैं और अपने शारीरिक पक्ष को खूबसूरत रूप देने की भी कोशिश करते हैं। युवकों की यह सोच अपनी जगह सही है, परंतु पूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए अन्य 5 पक्षों यानी कि बौद्धिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर भी ध्यान देना अनिवार्य है। कीमती वस्त्र, चमचमाते जूते और मजबूत शरीर ही व्यक्तित्व नहीं होता है। हाँ, इससे पहली नज़र में व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित अवश्य हो सकता है, किंतु जब उसके सामने आपका बौद्धिक स्तर उजागर होता है, जब वह आपकी मानसिकता से रूबरू होता है, जब वह देखता या महसूस करता है कि आप कितने भावात्मक हैं, समाज के प्रति आप कितने जवाबदेह हैं या आपके विचार कैसे हैं,
आप कितने आध्यात्मिक हैं, तभी वह आपके बारे में कोई ठोस राय बनाता है। यानी कि फ्रेंड्स, आप कहीं भी केवल बाहरी दिखावे से किसी भी इंसान को इम्प्रेस नहीं कर सकते जब तक कि आपके अंदर भीतरी गुण नहीं है। और भीतरी गुण क्या क्या है फ्रेंड्स, वो तो हम ऑथर के शब्दों में पढ़ ही रहे हैं। ऑथर कहते हैं, अतः जहाँ तक संभव हो आप अपनी बाहरी सुंदरता के साथ साथ भीतरी सुंदरता पर भी पर्याप्त ध्यान दें। भीतर की सुंदरता अध्यात्म से जुड़ा विषय है। व्यक्ति आत्मचिंतन करे, साथ ही मानसिक एकाग्रता कायम रखे। इन दो बातों से उसके वैचारिक वो बौद्धिक पक्ष प्रबल होते हैं, जो उसके व्यवहारिक जीवन को प्रभावित करते हैं। भीतर की सुंदरता के प्रभाव से ही एक विशेष आभा मंडल भी बनता है। भीतर की सुंदरता के प्रभाव से ही एक विशेष आभा मंडल भी बनता है, जो उसकी बाहरी सुंदरता निखारता है, बल्कि उसके रूप में चार चांद भी लगा देता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बुक में ना लिखना छूट गया है, इसलिए यहाँ पर ऑथर कह रहे थे कि भीतर की सुंदरता के प्रभाव से ही एक विशेष आभा मंडल भी बनता है, जो उसकी बाहरी सुंदरता को ना सिर्फ निखारता है, बल्कि उसके रूप में चार चांद भी लगाता है। तो फ्रेंड्स, अब है हमारा दूसरा आधार बिंदु, जिसका नाम है बौद्धिक। और अब देखते हैं इस आधार बिंदु के अंदर क्या क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स ऑथर के द्वारा। आज हमारे समाज व देश की शिक्षा पद्धति बच्चों व युवाओं के बौद्धिक विकास के लिए पूरी तरह से लगी हुई है। हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति बौद्धिक विकास के अनेक विषय से छात्रों को परिचित कराती है। उदाहरण के लिए गणित, विज्ञान, भूगोल शास्त्र, समाज शास्त्र, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर आदि। ऐसे विषय छात्रों की समझने की शक्ति, तार्किक शक्ति व चिंतन शक्ति को तो अवश्य विकसित करते हैं, परंतु इनसे छात्रों की संपूर्ण मानसिक शक्तियों का विकास नहीं हो पाता है। कारण हमारी शिक्षा पद्धति व्यक्तित्व से जुड़े आधार बिंदु यानी कि शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर ध्यान देती ही नहीं है और ना उनके विकास के लिए ही कोई प्रयत्न करती है। ये ठीक है कि बौद्धिक रूप से आपको मजबूत होना चाहिए, इसी से आप दुनिया के विषय में जानते हैं, इसी से आपकी तार्किक शक्ति बढ़ती है, इसी से आप तर्क वितर्क करके अच्छे बुरे के विषय में निर्णय कर पाते हैं। भाषा या भाषाओं का ज्ञान, बोलचाल की तहजीब, शिष्टाचार, समाज का ढांचा, अपने परिवार व समाज के संस्कार, अपने और दूसरे देशों की संस्कृति आदि का ज्ञान हमें शिक्षा से ही मिलता है। शिक्षा हमारे व्यक्तित्व की एक दूसरी इकाई है। आप सुंदर हैं, स्वस्थ हैं और साथ ही शिक्षित भी हैं, तो यह आपके व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया है। बस अपने प्रयासों से आपको इसे निरंतर आगे बढ़ाते जाना है। यूँ तो शारीरिक और बौद्धिक विकास बचपन से ही आरंभ हो जाता है, लेकिन कुछ लोग बौद्धिक विकास को अधिक महत्व नहीं देते। वे समझते हैं कि उच्च नीच की चंद बातें जान लेना ही काफ़ी है। आज से 30-40 वर्ष पहले हमारे देश में शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं था। अधिकांश लोगों को शिक्षा का महत्व तक मालूम नहीं था, लेकिन अब लोग शिक्षा के महत्व को समझ चुके हैं। आज लोग समझते हैं कि एक अच्छे जीवन स्तर के लिए व्यक्तित्व विकास और शिक्षा का क्या महत्व है। इस संदर्भ में सुधीर पाठकों के लिए मेरी राय है कि वे पुस्तकें पढ़ने की आदत डालें। जी हाँ फ्रेंड्स, पुस्तकें पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है। आप देखेंगे फ्रेंड्स कि जितने भी लोग महान हैं वो पुस्तकें ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि पुस्तकों से हमें बहुत अच्छी और ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती है जो शायद ऐसे कहीं जल्दी मिलती नहीं है हमें।
अगर सचमुच फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बहुत से ज्ञान की ज़रूरत होती है, जो हर जगह नहीं मिलती, सिर्फ पुस्तकों से मिलती है, अच्छे लोगों से मिलती है। और अच्छे लोगों है कहाँ, पुस्तकों में ही तो है। अच्छे लोगों की जो बातें हैं, अच्छे लोगों ने जो तजुर्बे किए हैं, अपने विचार, सारी चीज़ें वो पुस्तकों में ही तो ज़्यादातर शेयर करते हैं, या फिर उनके बारे में दिया जाता है कि कैसे और किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना किया है उन्होंने। ये सभी बातें हमें पुस्तकों में ज़्यादातर सीखने को मिलती है, और वो भी अच्छे तरीके से। सिर्फ इतना ही नहीं, पुस्तकों में ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती है जो आप जब पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको तब समझ में आएगा। एक बार पहले आदत डाल लें पुस्तक पढ़ने की, फिर आपको समझ में आएगा कि सचमुच पुस्तक पढ़ना कितना फ़ायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स, ऑथर आगे कहते हैं कि अपनी दैनिक चर्चा में से थोड़ा समय निकालकर ऐसे पुस्तकालय में अवश्य जाएं जहां पठन सामग्री पर्याप्त मात्रा में निःशुल्क उपलब्ध भी होती है। वहां जाकर रुचि अनुसार पत्र पत्रिकाओं अथवा पुस्तकों का अध्ययन करें। इस संदर्भ में कहानियां भी आपके लिए बहुत लाभप्रद होंगी। कहानियां भी बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जी हाँ फ्रेंड्स, कहानियाँ भी बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। प्लस समाचार देखना सुनना भी बौद्धिक विकास का एक अच्छा और प्रभावी साधन है। आपको चाहिए कि बौद्धिक स्तर बढ़ाने के लिए सदा नए नए विषयों की जानकारी लें और सीखने की प्रक्रिया को कभी बाधित ना होने दें। जी हाँ फ्रेंड्स, आप गौर करिए इस बात पर। आपको चाहिए कि बौद्धिक स्तर बढ़ाने के लिए सदा नए नए विषयों की जानकारी जरूर लें और सीखने की प्रक्रिया को कभी बाधित ना होने दें। सीखिए, ज्ञान का भंडार विशाल है। ज्ञान की गहराइयों में जाएं। जितनी गहराइयों में जाएंगे आपका ज्ञान भंडार उतना ही उन्नत होगा। जितने अधिक विषय की आपको जानकारी होगी उतना ही आपका बौद्धिक विकास होगा, और यही आपके व्यक्तित्व विकास में सहायक होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यही आपके व्यक्तित्व विकास में सहायक भी होगा। तो फ्रेंड्स, अब ये तीसरा आधार बिंदु है हमारा मानसिक। मानसिक पक्ष से तात्पर्य यह है कि आप में मानसिक संतुलन, एकाग्रता, धैर्य एवं मनोबल कितना है। आज के ज़्यादातर युवा व्यक्तित्व के इस पक्ष से अनजान है। यह हमारे जीवन का एक ऐसा बिंदु है जिस पर हमारी खुशियाँ व सुख समृद्धि आधारित है। अफसोस की बात यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली इस कमी को अभी तक पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाई है। मैंने देखा है कि बहुत अधिक पढ़े लिखे कुछ लोग भी मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। शिक्षित लोगों में भी व्यग्रता, अधीरता, असंयमितता और उद्दंडता देखने को मिल जाती है। शिक्षा विषय अलग है और मानसिक परिपक्वता विषय अलग है। इन दोनों के संतुलित होने पर ही व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है। हमारा मानसिक विकास ध्यान साधना द्वारा स्वाध्याय वो अपने मन को काबू में लाने से होता है। दुनिया में घटने वाली घटनाओं को देखकर हम सबक लेते हैं कि किस स्थिति में हमें मस्तिष्क को संतुलित रखना है, कब और किस कार्य को पूर्ण करने के लिए एकाग्रता से कार्य करना होगा, या कहाँ धैर्य की आवश्यकता है, कहाँ मनोबल को ऊंचा रखना है, कहाँ बोलना है या कहाँ खामोश रहना है। यह सब मानसिक एकाग्रता से नियंत्रित होता है। मनुष्य यह सब स्व अनुभवों से भी सीखता है। हालांकि ये सब वह शिक्षा के माध्यम से पढ़ता अवश्य है, लेकिन ग्रहण करता है स्व अनुभव से ही। यहाँ मैं यह अवश्य बताना चाहूँगा कि मानसिक विकास के लिए ध्यान साधना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आप ध्यान साधना में दक्ष होते जाते हैं, वैसे वैसे आपके मानसिक संतुलन, एकाग्रता, धैर्य शक्ति व मनोबल का भी विकास होता जाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि एक विशेष बल अर्थात आत्मबल आप में आ जाता है। जिस व्यक्ति में आत्मबल आ जाता है आत्मबल होता है, वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में विफलता का मुंह कभी नहीं देखता।
तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आधार बिंदु है हमारा भावात्मक। भावात्मक पक्ष से तात्पर्य यह है कि आप अपने सभी नकारात्मक भावों का पूर्णतः त्याग करें। तो फ्रेंड्स, भावात्मक पक्ष में सबसे पहले हमें अपनी नेगेटिविटी को ही दूर करनी होगी, जिससे आप में सकारात्मक भावों का विकास हो। अगर हम नकारात्मक भावों की बात करें तो हमारे नकारात्मक भाव है, देख लेते हैं फ्रेंड्स, नेगेटिविटी वाले जो भाव हैं वो क्या क्या है। ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, लालच, शक, डर और वासना आदि। इनके त्याग से ही प्रेम, करुणा, विनम्रता, सरलता, संयम, विश्वास, निर्भयता और पवित्रता जैसे सकारात्मक भावों का विकास होता है। देखा जाए तो भावात्मक पक्ष हमारे व्यक्तित्व का सबसे अहम बिंदु है। फ्रेंड्स, यहाँ कह रहे हैं ऑथर कि भावात्मक पक्ष हमारे व्यक्तित्व का सबसे अहम बिंदु है। इसलिए फ्रेंड्स, हम लोगों को शायद इस बात पर भी बहुत फोकस करने की ज़रूरत होगी। पर अफसोस की बात यह है कि आज का समाज सबसे ज़्यादा भावात्मक पक्ष से ही वंचित या अनजान है। एक दिन मेरे एक सेमिनार में, ऑथर कह रहे हैं, एक दिन मेरे एक सेमिनार में एक विवाहित पुरुष ने अपनी भावात्मक समस्या व्यक्त की कि उसकी पत्नी से छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होता रहता है। उसे बहुत ही छोटी छोटी बातों पर क्रोध भी आ जाता है। क्रोधावस्था में वह दूसरों को बहुत कुछ भला बुरा कह देता है। बाद में जब उसका क्रोध शांत होता है तो उसे अपने ही किए पर बहुत पछतावा होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा तो हम सबके साथ होता है कि हम क्रोधवश कई बार बहुत कुछ बोल देते हैं, फिर बाद में हमें अफसोस होता है। और इन्हीं के बारे में हमारे ऑथर हमें सिखा रहे हैं कि ये सब चीज़ें नहीं करनी और कैसे और क्या नहीं करना और क्या करना है, ये सारी चीज़ें ही तो हम सीख रहे हैं इस बुक में। तो फ्रेंड्स, ऑथर की बातें सुन रहे थे हम लोग, तो अपने ही किए पर बहुत ही पछतावा होता है। कई बार हालात बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। इस हालत में अब उसे क्या करना चाहिए? जैसा कि हम सभी क्रोध के दुष्परिणामों से परिचित हैं, लिहाजा हमें प्रेम, व्यवहार, विश्वास, विनम्रता, सरलता और पवित्रता जैसे सकारात्मक भावों का मूल्यांकन करना चाहिए। सकारात्मक भाव हमारे व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने में और हमें सुख शांति की अनुभूति कराने में सहायक होते हैं। सकारात्मक भावों के अभाव में चाहे कोई व्यक्ति कितने ही ऊंचे से ऊंचे पद पर क्यों ना पहुंच गया हो, उसको चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी सफलता क्यों ना मिल गई हो, उसकी सारी सुविधाएं एवं समृद्धि उसको सुख शांति नहीं दे सकती। इसलिए आपका भला इसी में है कि आप अपने भावात्मक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करें और इसका विकास करें। भावनाओं का संबंध सदा मन से होता है। कुछ लोगों का मस्तिष्क मन के अनुसार चलता है और कुछ लोगों का मन भावना के अनुसार चलता है। ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, लालच, शक, संदेह, निराशा और वासना आदि अवगुण मन में ही उत्पन्न होते हैं। जिनका मस्तिष्क मन के हिसाब से कार्य करता है, उनमें ये अवगुण या दोष गहराई तक जड़ें जमा लेते हैं। जिनका मन उनके काबू में है, जिनका मन मस्तिष्क के नियंत्रण में है, वे इन अवगुणों से बचे रहते हैं और उनके मन में अच्छे भाव विकसित होते रहते हैं। यही अच्छे भाव व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही अच्छे भाव व्यक्ति को प्रभावी बनाकर उसके संपूर्ण व्यक्तित्व की एक अमिट छाप छोड़ते हैं। अतः मन जनित रोगों अथवा विकारों से आपको मुक्त रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब है हमारा सामाजिक आधार बिंदु। दुनिया में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो सामाजिक ना हो। विकास की प्रक्रिया में समाज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम इंसान ही समाज में नहीं रहते हैं, दुनिया भर के जीव जंतु, कीट पतंगे, पशु पक्षी, जलचर आदि सभी का अपना अपना समाज है, क्योंकि समाज ही विकास की सीढ़ी है। समाज एक पहचान देता है, सुरक्षा देता है, आपकी उन्नति में सहायता देता है। यदि आप में सामाजिकता नहीं है तो आप अच्छे व्यक्ति नहीं कहे जा सकते।
पूर्ण रूप से सामाजिक व्यक्ति ही विकास की डगर पर आगे बढ़ सकता है, चाहे वह शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो या आर्थिक विकास हो। दूसरों के हित की बातें सोचना, उनके सुख दुख की अनुभूति करना, परस्पर सहयोग करके स्वयं भी विकसित होना और दूसरों को भी विकसित होने में सहयोग करना, यही सामाजिकता है। समाज सबको जोड़कर रखता है, अतः आपका सामाजिक पक्ष मजबूत होना ही चाहिए, तभी आपके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास संभव है। आप अपने परिवार व समाज में तालमेल वो सामंजस्य स्थापित करें। समाज के विभिन्न परिवेशों वो लोगों से मधुर वार्तालाप कर मित्रता व भाईचारा स्थापित करें। समय आने पर अपने समाज व समाज के लोगों का नेतृत्व भी करें। सामाजिक पक्ष का विकास हमारे देश, परिवार व समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अभाव में आपका घर परिवार नरक बन सकता है और यहाँ हम सहजता से कह सकते हैं कि हमारा समाज बीमार है। इसलिए मैं यहाँ यह अवश्य कहना चाहूँगा कि व्यक्तित्व विकास के लिए सामाजिक बिंदु का विकास होना भी बहुत ज़रूरी है। याद रखें, व्यक्ति से समाज है तो व्यक्ति भी समाज से ही है। यदि आप समाज को नकारेंगे तो समाज भी आपको नकार देगा। यदि आप समाज से बहिष्कृत होते हैं तो इससे समाज को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जरूर अलग थलग हो जाएंगे। आप जैसे समाज के पास बहुत से लोग हैं। यदि आप समाज से अलग थलग हो जाते हैं तो फिर अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व का प्रभाव किस पर छोड़ेंगे, किसे दिखाने के लिए व्यक्तित्व का विकास करना चाहेंगे। अतः जीवन में सुख, समृद्धि, उन्नति, मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा पाने के लिए आपको सामाजिक होना ही होगा। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि हमारा सामाजिक होना कितना ज़रूरी है। कुछ लोग शायद जो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, कम बोलते हैं, उन्हें लगता है कि शायद मैं जो कुछ भी हूँ मेरे अपने अंदर के ही टैलेंट से मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, पर ये सच नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा सामाजिक होना कितना ज़रूरी है ये अभी भी हम सब ने सीखा है। और अब फ्रेंड्स, हमारा लास्ट आधार बिंदु है आध्यात्मिक, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। वैसे तो सारे इम्पॉर्टेंट थे बट ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आध्यात्मिक पक्ष से तात्पर्य यह है कि हम अपने आप को पहचानें, अपने वास्तविक गुण, योग्यताओं, विशेषताओं व क्षमताओं से भी परिचित हों। इसके साथ साथ हम अपनी सभी दुर्बलताओं, कमियों और दोषों को भी जानें। यहाँ यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण ना होगा कि आध्यात्मिक बिंदु व्यक्तित्व का आधार बिंदु है। आध्यात्मिक बिंदु व्यक्तित्व का आधार बिंदु है। जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से अपना अवलोकन करते हैं तभी हमें अपनी असली तस्वीर दिखाई देती है। हमारे गुण एवं दोष दोनों सामने आ जाते हैं। जब हम अपने गुणों को जान जाते हैं तब हम अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगा पाने में सफल होते हैं। जब हम अपने दोषों को देखते हैं तो उसमें उन दोषों से छुटकारा व मुक्ति पाने की योग्यता एवं क्षमता विकसित होती है। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं हमारा आध्यात्मिक होने का क्या फ़ायदा है। जब हम अपने दोषों को देखते हैं तो हमें उन दोषों से छुटकारा व मुक्ति पाने की योग्यता व क्षमता विकसित होती है। फ्रेंड्स, जब हम अपने गुण और दोषों को देखते हैं तब हम अपने दोषों से अपने आप को तुच्छ व छोटा महसूस नहीं करते, क्योंकि उस वक्त हम अपने गुण व क्षमताओं को भी देखते हैं। इसी प्रकार जब हम अपने गुणों को देखते हैं तब हम अहम से भर नहीं जाते, क्योंकि उस वक्त हम अपने दोषों को भी देखते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में समता और संतुलन बनाए रखने के लिए आध्यात्मिक विकास की भी आवश्यकता है। आध्यात्मिकता का एक और भी पहलू है। उस माध्यम से हम स्वयं को तो जान ही लेते हैं,
उसी माध्यम से हमें ईश्वर की सत्ता का भी बोध होता है। हमें श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होता है। श्रद्धा से विनम्रता उत्पन्न होती है और विश्वास से आत्मबल ऊंचा होता है। हम दूसरों के प्रति दया, करुणा, प्रेम, सहयोग आदि की भावनाओं से समृद्ध होते जाते हैं। इसी से हमारा भावात्मक पक्ष भी मजबूत होता है। फ्रेंड्स, ये भी एक आधार बिंदु था जो हमने जिसके बारे में पहले पढ़ा था। वो भी एक यानी कि भावात्मक पक्ष भी मजबूत होता है, जिस आधार बिंदु के बारे में हमने पहले भी पढ़ा, जिससे व्यक्तित्व विकास में सहायता मिलती है। अतः व्यक्ति का आध्यात्मिक होना बेहद जरूरी है। यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी, फ्रेंड्स, जिस लाइन को मैं रिपीट करती हूँ इसलिए ताकि आपका फोकस यानी हम सबका फोकस उस लाइन पर ज़्यादा पड़े, क्योंकि वो लाइन इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए इस बात को आप भी ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ मैं इस लाइन पर फोकस करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, जो हम सब सुनेंगे ध्यान से। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन नहीं करता। उसे विश्वास है कि ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। अतः अत्याचार, अन्याय, छल, प्रेम, धोखाधड़ी, अहिंसा और सदैव व्यभिचार आदि से वह दूर रहता है। फ्रेंड्स, जब हम इंसान कुछ गलत कर रहे होते हैं तब तो हम लोग चारों तरफ देख लेते, कोई हमें देख तो नहीं रहा है, कुछ गलत करते हुए कोई पकड़े तो नहीं जाएंगे। कोई चोर सोचता है कि कहीं किसी ने कोई देख ना ले। आतंकवादी समझते हैं कि कहीं हम पकड़े ना जाए। कहने का अर्थ है फ्रेंड्स कि हम लोग दाएं बाएं हर तरफ देख लेते हैं, सिवाय उस ईश्वर की, कि ये भूल जाते हैं कि हम कुछ भी गलत कर रहे हैं तो ईश्वर हमें देख रहे हैं। चाहे कोई देखे या ना देखे, इसकी आवश्यकता भी कहाँ है अगर ईश्वर हमें देख रहे हैं तो, क्योंकि सबके मालिक तो वो ही है। और इस बात को हम लोग जान समझ कर भी कई बार अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारे माइंड में रहती ही नहीं है। और हमें लगता है कि ऑथर भी इसी बात पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ऑथर कह रहे हैं कि ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। जो इंसान आध्यात्मिक है उन्हें यह विश्वास है कि ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं। अतः वह अत्याचार, अन्याय, छल, फरेब, धोखाधड़ी, अहिंसा और सदैव व्यभिचार आदि से वह दूर रहता है। और मनुष्य जब इन दुर्गुणों से रहित होता है तभी उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है। इन सारी बातों से सिद्ध होता है कि व्यक्तित्व विकास में आध्यात्मिकता की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा दूसरा चैप्टर, व्यक्तित्व का आयाम, जो हम लोगों ने अभी खत्म किया। अब नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे फ्रेंड्स। और तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और सुनते रहें हमारा ऑडियो बुक। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये ऑडियो बुक पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा, और साथ ही अपनों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा, प्लस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले आपको हमारा ये वीडियो मिल सके, ऑडियो बुक फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स।